नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं सुप्रिया श्रीनेत जी। पिछले 2 हफ्तों से वो बहुत व्यस्त थी तो हमसे बात नहीं कर पाई। आज मैं बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ पाया हूँ। सुप्रिया जी, बहुत धन्यवाद अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमें समय देने के लिए। सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि अभी अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस ने कुछ बातें कही हैं इस अडानी मुद्दे को लेकर के। और उन्होंने कहा है कि उनका जो एग्जैक्ट सेंटेंस था कि आई मे बी नाइव बट आई एक्सपेक्ट अ डेमोक्रेटिक रिवाइवल इन इंडिया। उनका कहना यह था कि मोदी जी को आज नहीं तो कल वो जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन उस पर चिदम्बरम जी का एक स्टेटमेंट आया कि मैं उनके बहुत सी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन कुछ बातें उन्होंने सही कही हैं। आपका इसमें क्या स्टैंड है? कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? क्योंकि वो जो बातें कह रहे हैं उसमें कोई ऐसी मुझे बुराई तो नहीं लगती है जो जॉर्ज सोरोस बात कह रहे हैं। नमस्कार, और मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में चुनाव था तो वहां पर प्रचार में थी तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ। देखिए, जहां तक कोई जॉर्ज सोरोस हो या नूरियल रूबिनी हो या तमाम लोग हो, कोई एक व्यक्ति तो हिंदुस्तान पर नहीं बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड अगर आपने मुझसे पूछा है तो हमें किसी विदेशी व्यक्ति के टिप्पणी की हस्तक्षेप का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो रिएक्शन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है उस टिप्पणी का, जो रिएक्शन स्मृति जी आनंद फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं और फिर पूरी सरकार लग जाती है उसके खंडन में, मुझे लगता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा सवाल उठाता है। और सवाल ये है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, अगर कुछ गलत हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। जॉर्ज सोरोस क्या कह रहे हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसका हिंदुस्तान की राजनीति पर, हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्रेडिट स्विस, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डाउ जोन्स, एसएनपी, नॉर्वे पेंशन फंड, टोटल का इन्वेस्टमेंट रोक देना, ये सब भी तो किसी और इशारा कर रहा है ना। सारे रेगुलेटर्स, यूके का जो फेयर प्रैक्टिस रेगुलेटर है वो एलारा को और अडानी को प्रोब कर रहा है, लेकिन हमारे यहां एक बंद लिफाफे में नाम दिए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देता है। और सरकार जो है वो पूरी तरह से इस समय अडानी के बचाव में है। तो जॉर्ज सोरोस या किसी और के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि चुनी हुई लोकतंत्र में सरकार गहन आक्षेपों में घिरी हुई है और कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाता है और उन सवालों का जवाब चाहिए। नहीं, आपने कहा कि जॉर्ज सोरोस का बयान कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आज हम एक जिस ग्लोबल विलेज में जी रहे हैं और जब हम एफआईआईज की बात करते हैं, अडानी जी का बहुत सा पैसा बाहर से विदेशों से आ रहा है, रेटिंग्स हमें बाहर से मिल रही है, मोदी जी अपने कोई सर्वे करवा देते हैं कि मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता है, लेकिन अगर आज बाहर से आवाजें उठ रही हैं तो हम उनको गंभीरता से क्यों नहीं लेंगे इस बात को? 200 लोगों का सर्वे कराते हैं मोदी जी और उसको फिर सारी भाजपा प्रचारित करती है। खैर वो छोड़िए, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से जो इंस्टीट्यूशनल्स कह रहे हैं वो बहुत गंभीर है। डाउ जोन्स और एसएनपी अगर कहता है कि अडानी हमारे सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में नहीं रह सकता, एक ग्रुप को, हिंदुस्तान के ग्रुप को निकाल बाहर फेंकता है और ये कहता है कि सीरियस फ्रॉड एलिगेशंस है। यूके का फेयर रेगुलेटर अगर ये कह रहा है कि हम प्रोब करेंगे एलारा को जिसने पैसा डाला अडानी में, और हमारे यहां एलआईसी ने नुकसान होने के बावजूद, एलआईसी और एसबीआई ने 525 करोड़ डाला, उसकी कोई प्रोब नहीं होगी, सरकार उस पर कुछ नहीं बोलेगी। आपका कहना ठीक है कि ये ग्लोबली फाइनेंशियल वर्ल्ड है, अक्रॉस द 7 सीज, समुद्र, 7 समुद्र पार लोग इस पर तफ्तीश कर रहे हैं, 7 समुद्र पार लोग इस पर कुछ बोल रहे हैं और हम इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। हम एक नेहरूवियन आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं और हर व्यक्ति को यह अपेक्षा होती है कि ये इंस्टीट्यूशंस ऐसे टाइम पर, चाहे जब सत्यम हुआ या चाहे जब ये हुआ, ऐसे टाइम पर इंस्टीट्यूशंस उठ खड़े होते हैं और वो रिंग फेंस करते हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स को, हमारे बैंकिंग सिस्टम को, हमारे इंश्योरेंस सिस्टम को। वो इंस्टीट्यूशंस कहां हैं आज? मैं तो एक छोटी सी बात पूछती हूँ, एलआईसी इस देश का सबसे बड़ा इंश्योरर है। एलआईसी किसके अधीन आता है? इंश्योरेंस रेगुलेटर के, आईआरडीए के। आपने पिछले 1-1.25 महीने में एक भी शब्द इंश्योरेंस रेगुलेटर का नाम सुना है किसी ने? किसी को पता है इस देश का इंश्योरेंस रेगुलेटरी चेयरमैन कौन है? किसी को पता है कि सेबी की जो चीफ मालवीपुरी बुकचा वो कैसी दिखती है, क्या कहती है, उनका क्या मत है इसके बारे में? कोई ये पूछता है कि सिरिल श्रॉफ जो समधी है अडानी जी के, वो कैसे अभी तक सेबी के बोर्ड में, क्या उनको रिक्यूज नहीं करना चाहिए अगर एक तथाकथित प्रोब चल रहा है? तो आप सही कह रहे हैं, हम एक ग्लोबली फाइनेंशियल कनेक्टेड वर्ल्ड में है और मेरा अपना मानना यह है कि जब इन्वेस्टमेंट कहीं भी जाता है, किसी भी देश में जाता है, किसी भी राज्य में जाता है, किसी भी कंपनी में जाता है, इन्वेस्टमेंट नंबर 1 to 10 की जो पहली चेकलिस्ट होती है वो होती है रूल ऑफ लॉ।
कि आपके संस्थान, आपकी आपकी न्यायपालिका, आपके रेगुलेटर्स, आपका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो कितना रोबस्ट और कितना स्ट्रांग है। और अडानी के केस में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जो, जिसको रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त है, वो पूरी तरह से एक आदमी के बचाव में लगा हुआ है। और ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा हो सकता है अगर लोगों को ये लग जाए कि एक बनाना रिपब्लिक के टाइप पर हम ऑलिगार्क्स बना रहे हैं और हम मोनोपोली बना के उनको डिफेंड कर रहे हैं बजाय लोगों को डिफेंड करने के, बजाय इन्वेस्टमेंट को डिफेंड करने के। तो ये बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है। लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन नॉर्वे पेंशन फंड का एकदम से एक मुश्त अपनी होल्डिंग बेच देना, दिस इज परहैप्स द बिगिनिंग ऑफ अ साइकिल। आपने सही कहा कि अडानी जी का बहुत पैसा विदेश से आता है, बहुत डेट उन्होंने उठाई हुई है। अब लेकिन वो जो टैप है, वो जो नल है, वो बंद हो रहा है। अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्रेडिट स्विस, सिटी बैंक ये कहता है कि हम बॉन्ड नहीं लेंगे, दिस हैज अ कंटेजियन इफेक्ट। द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, अनलाइक व्हाट मिस्टर मोदी थिंक्स, इज वेरी वेरी कनेक्टेड। अगर एक बैंक ने कह दिया है कि हम कोलैटरल बॉन्ड नहीं लेंगे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि दूसरा बैंक भी नहीं लेगा। और अब और भी गंभीर चीजें सामने आ रही है। शेयर्स प्लेज किए जा रहे हैं। क्यों एडिशनल प्लेजिंग हो रही है? अब पता चल रहा है कि विनोद अडानी, किस तरह से उनका रोल है, वो बाहर रहते हैं, उनका क्या रोल है शेल कंपनीज में, उन्होंने कैसे बायबैक किए हैं शेयर्स। तो ये सारी चीजें रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां उड़ाती हैं। जी नहीं, इस मुद्दे का एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है और एक है पॉलिटिकल इम्पैक्ट। कांग्रेस ने शुरू में कहा कि जेपीसी की मांग हम करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो मांग शायद कहीं ठंडे बस्ते में चली गई है। आप लोग इसमें कैसे लड़ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, मांग ठंडे बस्ते में बिल्कुल भी नहीं गई है। हमारा अपना मानना है कि इस पर जेपीसी की प्रोब होनी चाहिए। बजट सेशन था, बजट पे चर्चा होनी थी, राष्ट्रपति के वक्तव्य पे चर्चा होनी थी, तो हमने सदन चलने दिया। लेकिन हम ये आशा करते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार ना बहस से भाग सकती है, ना इतने गहन आक्षेपों से भाग सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास आप पहुंच जाते हैं और कहते हैं हम जांच के लिए तैयार हैं, और आप एक बंद लिफाफे में कुछ नाम दे देते हैं। हमें क्या पता वो क्या नाम है, हमें क्या पता कि कौन सा उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, हमें क्या पता उसमें क्या कंप्लिसिटी है। आप चुनी हुई सरकार है। पेगासस का मामला हुआ तो आपने क्या कर दिया कि हाँ हम प्रोब करेंगे। आपने क्या प्रोब करी? जांच समिति को सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहना पड़ा और चीफ जस्टिस कोर्ट में ये कहना पड़ा कि सरकार ने समर्थन ही नहीं किया, सरकार ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, सपोर्ट ही नहीं किया। अगर आपके गिरेबां में कुछ छुपाने को नहीं है तो आप क्यों नहीं जांच होने देते? एक निष्पक्ष जांच होने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है अडानी के साथ, इससे एक चीज तो साफ है कि ये सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है, ये सूट बूट की सरकार है। ये हर वो मर्यादा, हर वो नैतिकता त्याग पर रख देंगे जब अडानी को बचाने का मौका आएगा। लेकिन अडानी के जो काले कारनामे हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह की कंप्लिसिटी सामने आ रही है, जिस तरह से ये सामने आ रहा है कि आपकी सारी विदेश नीति तो एक्चुअली अडानी को हवाई जहाज में बिठाकर और विश्व भर में घुमा घुमा कर प्रोजेक्ट दिलाने की थी। तो ये सब बातें कहां छुप सकती हैं? और ये तो मुझे लगता है कि आज हर व्यक्ति जानना चाहता है। और मुझे ऐसा लगता है इसका एक लार्जर डिबेट है, और वो लार्जर डिबेट ये है कि क्या अडानी को मोदी जी ने 609 नंबर से 2 नंबर पर बिठा दिया लाकर विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में। लेकिन अडानी हिंदुस्तान के टॉप 10 इनकम टैक्स पे ही नहीं है। अडानी के इतनी बड़ी एम्पायर में सिर्फ 23,000 नौकरियां हैं। तो मेरा मानना और मेरा पूछना यह है कि इतना सब करने के बावजूद 11,655 एमएसएमईज तो बंद हो गए एक साल में। आपने उनके लिए क्या किया? आज मैं पूछना चाहती हूं कि मुद्रा पर जो वो रेट लेते हैं एक्सपोर्ट्स का, इंपोर्ट्स का, हैंडलिंग का, क्या उससे महंगाई पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप हर चीज को प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं, अडानी के हाथ में देते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बहुत ज्यादा बड़े रेपरकशंस हैं और वो भी समझने की जरूरत है। इसका सिर्फ एलआईसी, एसबीआई से लेना देना नहीं है, इसका हमारी जो ज्वलन समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, उससे भी उतना ही लेना देना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 दिन पहले एक भाषण में अपने एक तरीके से उन्होंने गेंद को कांग्रेस के पाले में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि आप लोग जल्दी निर्णय करिए, मैं कब से कह रहा हूं कि अगर सब लोग मिल के लड़े, बता दिए किसको कहाँ लड़ना है, आप लोग बता नहीं रहे हैं, देर कर रहे हैं। कुछ उन्होंने इस टाइप से कहा कि मतलब कांग्रेस उस पर बैठ गई है और इस पर निर्णय को आगे नहीं बनने दे रही कि किसका क्या सेटलमेंट कैसे होगा। तो क्या आपकी तरफ से देरी हो रही है इसको करने में? ज्ञानेश जी, गेंद हमेशा से कांग्रेस के पाले में थी और गेंद हमेशा ही कांग्रेस के पाले में रहेगी अगर ऑपोजिशन यूनिटी की बात होगी।
और इसलिए रहेगी क्योंकि उस ऑपोजिशन यूनिटी का फलक्रम, उस ऑपोजिशन यूनिटी की धुरी, उस ऑपोजिशन यूनिटी को यूनाइट करने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। मैं बहुत सम्मान करती हूं नीतीश जी का, लेकिन मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूं, नीतीश जी ने तो ये आज बात कही है फरवरी में, 31 दिसंबर 2022 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए राहुल गांधी जी की, उनसे ये सवाल पूछा गया था ऑपोजिशन यूनिटी पर, और उन्होंने बिना शब्दों का हेर फेर किए, बिना कोई लब्बो लबाब के, बिना संशय के उन्होंने कहा ऑपोजिशन यूनिटी तो होनी ही पड़ेगी, कहीं पर कांग्रेस को बड़ा दिल रखना पड़ेगा, कहीं कर कांग्रेस को 2 कदम पीछे करने पड़ेंगे, और ऑपोजिशन यूनिटी बिल्कुल यथार्थ होगी। जहां पर हम बहुत स्ट्रांग हैं हम आगे बढ़कर रहेंगे, जहां पर हम थोड़े वीक हैं वहां पर दूसरी रीजनल पार्टी आगे बढ़ेगी। तो ये बात तो राहुल गांधी जी ने कह दी, तो इस पर मैं अपनी टिप्पणी करके इसमें क्या ऐड करूंगी। लेकिन एक बात यह भी सच है कि यूनाइटेड ऑपोजिशन को, या हर वो व्यक्ति जो आज मोदी जी के खिलाफ खड़ा है, वो क्यों खड़ा है? वो इसलिए खड़ा है क्योंकि मोदी जो है वो मुद्दों से राजनीति को हटाकर अडानी के बचाव में है। वो इसलिए खड़ा है क्योंकि मोदी नफरत फैलाकर इस देश को विभाजित कर कर उस कलुषता से जीतना चाहते हैं। वो इसलिए खड़ा है क्योंकि संस्थानों को सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इतने गहन आक्षेप लगे आपको, ईडी, इनकम टैक्स, डीआरआई, एसएफआईओ, एमसीए, सेबी, रॉ, किसी का नाम आपको याद नहीं आएगा, ना दिखेगा अडानी केस में। तो इसलिए एक ऑपोजिशन खड़ा है। ऑपोजिशन की जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है और जो मोदी जी की आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो दिन है तो हम रात है, हम रात है तो वो दिन है। इतना डाइवर्जेंट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि कौन वो व्यक्ति है जो लगातार मुखर होकर प्रधानमंत्री को बिना डरे, बिना शब्दों का हेर फेर किए लगातार सवाल पूछ रहा है, विनम्रता से, गरिमा से, संसदीय भाषा में लगातार सवाल पूछ रहा है। जिन सवालों को आप एक्सपंज करते हैं, 18 पार्ट्स को आप एक्सपंज करते हैं क्योंकि उसमें मोदी अडानी का नाम साथ में आया कि आप सच छुपा लेंगे। तो ऑपोजिशन को भी यह समझना पड़ेगा कि वी हैव टू स्टे यूनाइटेड। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि ऑपोजिशन यूनाइटेड है, लेकिन क्योंकि एजेंसीज के बल पर उनको तंग किया जाता है, क्योंकि टैक्स रेट्स कर दी जाती है। हमारा अधिवेशन होने वाला है, महाधिवेशन है छत्तीसगढ़ में, आज छत्तीसगढ़ में रेड हो रही है। किस पर हो रही है? कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पे, कांग्रेस के एमएलए पर। तो इस तरह का घबराया बौखलाया तानाशाह क्या कर सकता है? ऑपोजिशन यूनाइटेड है, ये एक नैरेटिव भी बनाने की कोशिश की जाती है कि हम स्प्लिंटर्ड है। स्प्लिंटर्ड हम नहीं है। 2019 से आज तक 19 घटक दल मोदी जी को छोड़कर चले गए, उसके बारे में भी उतनी ही चर्चा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है नीतीश जी हो या कोई भी और हो, जो मोदी शाह के इस मॉडल से लड़ने को तैयार है, हम सब पाले के इस तरफ एक साथ खड़े हैं। जी, आपने बात की, आपने रायपुर में जो आपका प्लेनरी सेशन होने जा रहा है 24 तारीख से, वहां पर रेड चल रही है, वो तो ऑब्वियस है कि वो सब कुछ चीजें होंगी। मुझे ऐसा सुनने में आया था कि वहां से एक भारत जोड़ो यात्रा टाइप की एक नई कोई चीज पश्चिम से पूरब की तरफ ऐलान हो सकती है, क्या ऐसा भी कोई प्लान है? मुझे सबसे पहले तो ये खुशी है और गर्व है बताने में कि उदयपुर का जो हमारा चिंतन शिविर हुआ था 2022 में, और मुझे याद है अगस्त 2022 में हुआ था, और उस चिंतन शिविर में मई जून 2022 में हुआ था, और उस चिंतन शिविर में हम लोगों ने जो जो बातें निर्धारित करी थी, उसी चिंतन शिविर में भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान हुआ था। और अगर आपको याद हो तो मंच से जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारा भी पहली बार वहीं से लगा था। मई से हमने टाइम बिना वेस्ट किए 4 महीने के अंदर भारत जोड़ो यात्रा कर दी, 5 महीने की सफल यात्रा, जिसने देश को एक नई सोचने का हौसला दिया, एक नई राजनीति की नींव रखी, राजनेताओं को प्रेरित किया कि आपको जुड़ना तो लोगों से ही पड़ेगा अंततोगत्वा जाकर। ये प्रेरित किया कि हमारा जो कमिटमेंट है लोगों से, वो बिल्कुल आइडियोलॉजिकली डिफरेंट है, और अब इस देश को निर्धारित करना कि वो किस तरह से चलना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उदयपुर से लेकर भारत जोड़ो यात्रा में मात्र 4 महीने का टाइम था। मैं बहुत खुश हूं कि हम लोगों ने बहुत गर्व है कि हमने उसको एग्जीक्यूट किया। अब देखिए इस अधिवेशन में, हमारा 25वां महाधिवेशन है, इसमें किस तरह का रेजोल्यूशन बनता है, क्या होता है। अगर आपको याद हो, उदयपुर के चिंतन शिविर में 50 अंडर 50 का एक बात कही गई थी कि यंग लोगों को, यंग टैलेंट को आगे आने का मौका मिले, जो कमिटमेंट से लड़ाई कर सकें, जो हौसले से, जिनकी एक नई स्फूर्ति हो, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा आए। ये बहुत सारी बातें हैं। उसमें क्या वेस्ट टू ईस्ट डिसाइड होता है, क्या नहीं होता, ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। मुझे लगता है अभी कुछ कह देना इज प्रीमैच्योर एंड परहैप्स इल फाउंडेड। जी, मेरे पास 2 खबरें और हैं। एक खबर
गुजरात हाई कोर्ट से थी, जहां पे कि उनका ऑब्जर्वेशन था कि किसी की डिग्री मांगना चाइल्डिश क्यूरियोसिटी है। और दूसरी खबर यह है कि राहुल गांधी जी का जो अपना संस्थान जहां से वो पढ़ के निकले, कैम्ब्रिज, वहां पे वो शायद पढ़ाने जा रहे हैं, ऐसा जो मुझे समझ में आया है। वो उसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताएंगी, वो क्या सेशन में जा रहे हैं या क्लास लेने जा रहे हैं वहां पे? ऐसा है कि जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं, जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गया, या हार्वर्ड हो गया, या ऑक्सफोर्ड हो गया, या येल हो गया, या स्टैनफोर्ड हो गया, ये लोग विजिटिंग फेलोशिप एक देते हैं, विजिटिंग फेलोज। तो इनको अगर लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पब्लिक डिस्कोर्स या जो आके उनके करिकुलम में या उनकी बातों को या उनके कोर्सेज को या स्टूडेंट्स को एक एक वैल्यू एडिशन कर सकता है, तो वो उनको इनवाइट करते हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और एक्चुअली किसी के लिए भी होगी। ये राहुल गांधी जी का अल्मा माटर भी है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के वो खुद निकले थे, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज, इंग्लैंड की तो सबसे पुरानी, एक्चुअली विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद जवाहरलाल नेहरू जी भी कैम्ब्रिज पढ़ने गए थे, और शायद राजीव जी भी कैम्ब्रिज पढ़ने गए थे। इंदिरा जी शायद ऑक्सफोर्ड गई थी, पर राजीव जी और नेहरू जी कैम्ब्रिज पढ़ने गए थे। और खुद राहुल जी ने वहां से एमफिल किया डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। आई रिमेंबर अमर्त्य सेन के शायद वो सानिध्य में उस टाइम पर थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी, इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का आपको इनवाइट करना कि आप आकर वहां पर स्टूडेंट्स के कुछ क्लासेस लीजिए और उनसे वर्ल्ड व्यू पर बात करिए, चाहे वो डेमोक्रेसी पर हो, चाहे वो डेटा पर हो, और इस तरह का मतलब जो सोशल पॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ आवर टाइम्स है उस पर चर्चा करना, मुझे लगता है कि बहुत ही गर्व की बात है। तो ये फेलोशिप जो है ये लंबी होती है और कुछ तो लाइफ लॉन्ग होती है, और राहुल जी जाएंगे। इसमें क्या होता है कि आप जब विजिट करने जाते हैं तो आप कुछ क्लासेस लेते हैं, और ये आपको परमानेंटली वहां नहीं रहना होता है। कुछ क्लासेस लेके आप वापस आ जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट सेशन में प्लान करते हैं कि क्या क्लासेस लेंगे, क्या टॉपिक्स होंगे बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड दैट। तो वो कैम्ब्रिज के जज बिजनेस स्कूल में क्लासेस लेंगे, और वो कैम्ब्रिज के सोशल एंड पॉलिटिकल स्कूल जो है उसमें क्लासेस लेंगे। इट्स अ शॉर्ट थिंग, आई थिंक हफ्ते भर की बात है, और फिर वो वापस आएंगे, और फिर वो नेक्स्ट फेलोशिप चलती रहती है। फिर आपको नेक्स्ट सेशन में जाते हैं या इसी सेशन में अगली बार जाएंगे, बट ही विल स्टे हियर एंड ही विल कीप टेकिंग दिस। मुझे ऐसा लगता है कि, और मैं आपसे क्योंकि थोड़ी सा मुझे एकेडमिक में इंटरेस्ट है और प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आती हूँ, मुझे अच्छा ऐसा लगता है कि पब्लिक डिस्कोर्स को रिच करना बहुत जरूरी है आज। हमारी पॉलिटिक्स और हमारा जो एकेडमिक्स है वो बिल्कुल ही जुदा है। मतलब आप पॉलिटिक्स पढ़ के निकल तो आते हैं, पॉलिटिकल साइंस, लेकिन आपको धरातल की राजनीति का कोई सारोकार ही नहीं है, कोई सामना ही नहीं होता है। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा, और क्योंकि राहुल जी से थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी की सबसे बड़ी खूबियों में से एक ये है कि वो आपको मजबूर करते हैं सोचने के लिए। वो आपसे कुछ पूछेंगे तो आपको सोचना पड़ता है कि अच्छा हाँ, इसका क्या जवाब होना चाहिए। आई थिंक मैंने उनको बोला भी है जब ये अनाउंसमेंट आई कि यू विल मेक एन एक्सेलेंट प्रोफेसर, बिकॉज आप यू स्टोक थॉट प्रोवोकिंग डिबेट्स, एंड आप कॉन्टेक्स्ट को जब वो एक्सप्लेन करते हैं, या कॉन्सेप्ट, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो जिस पेशेंस से करते हैं और जितना एक लार्जर व्यू देखकर कर सकते हैं, कम लोग देते हैं। तो आई थिंक पब्लिक लाइफ में वो जिस तरह से लोकतंत्र के ध्वजवाहक है, मुझे लगता है कि उसका कुछ यूज पब्लिक डिस्कोर्स, पब्लिक नैरेटिव को एनरिच करने में भी होना चाहिए। आपने जो दूसरी बात कही कि चाइल्डिश बिहेवियर है किसी की डिग्री को मांगना, तो भाई डिग्री का वो फॉन्ट यूज करना जो अभी 2000 में आया है अपनी डिग्री पर, एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का एक कोर्स कर लेना जो दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, और डिग्री उस प्रारूप पे छपना जो अब छप रही है और 70 में नहीं छप रही थी जब तथाकथित डिग्री दी जाती है। सो ये सब अपने आप में भी चाइल्डिश बिहेवियर रहा। कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा ही हो। मुझे लगता है पब्लिक लाइफ में बहुत लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन एक एजुकेशन आप पब्लिक लाइफ से भी करते हैं। तो आप झूठ बोलकर अब भाई कोई येल यूनिवर्सिटी का छात्र बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, तो उससे किसका फायदा होता है? वो चाइल्डिश बिहेवियर नहीं है क्या? मतलब डिग्री पर चाइल्डिश बिहेवियर तो एक बात है और झूठ दूसरी बात है। नहीं, हम सबके लिए गर्व की बात होगी कि हमारे देश का कोई नेता किसी एक विदेश की इतनी प्रतिष्ठित संस्थान में जाकर के पढ़ाने जा रहा है। जी हाँ। बाकी तुम्हारे लिए कोई 7 दिन का कोर्स करके आता है और उसको अपने बताता है येल की डिग्री में लेके आ गया।
जी। राहुल गांधी जी को आजकल हम लोग स्कीइंग करते हुए देख रहे हैं, हमने उनको स्विमिंग करते हुए देखा, हमने उनको बहुत से रूप में देखा, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट आपको में एक नहीं बात जा रहे। बताऊं, जी। जब मैंने उनकी स्कीइंग की फोटो देखी जी। तो मेरे मन में भी ख्याल आया, मैंने उनसे पूछ भी लिया, ऐसा कोई स्पोर्ट है जो आप नहीं कर सकते? आप क्रिकेट खेल लेते हैं, आप फुटबॉल खेल लेते हैं, आप डाइविंग कर लेते हैं, आप जुजुत्सु कर लेते हैं आप ये कर रहे हैं? तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा दिया उस पे। सॉरी, आपका सवाल मैंने बीच जी, में मैं काट कह रहा हूँ कि वो नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आप वहाँ बहुत समय दे रही हैं। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक वहाँ पे लगे हुए हैं, और कांग्रेस की तरफ से वो एफर्ट क्यों नहीं दिख रहा? राहुल जी नहीं गए हैं, या ऐसा बहुत एफर्ट दिखा नहीं कांग्रेस की तरफ से? वहाँ पे क्या सीन चल रहा है नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट्स में? मैं बहुत आशान्वित हूं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह से चलाने की कोशिश मोदी शाह जी कर रहे थे, ऑलमोस्ट एक यहाँ से आयरन हैंड से उनके कल्चर के साथ, उनकी लैंग्वेज के साथ खिलवाड़ करके हेमंतो बिस्व शर्मा को ऑथोराइज कर दिया गया, वो चाहे सबको एक रंग में पेंट करते। तो नॉर्थ ईस्ट बहुत जागरूक जगह है, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो नागालैंड हो, और चाहे वो त्रिपुरा हो। और त्रिपुरा में तो भाजपा ने जो रक्त रंजित राजनीति करी है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सिर फोड़ देना, लोगों को 1,000 लोगों की एक वाहिनी चलती है वहां पर, और उनके नंबर यूपी के रहते हैं, बाइक वाले हेलमेट पहने रहते हैं, लोगों को पीटते हैं, पता नहीं चलता कौन लोग हैं। ये सब राष्ट्रीय राजनीति में कैसे हो सकता है? मतलब हिंसा की तो खैर लेश मात्र भी जगह नहीं होनी चाहिए। और मेघालय में जिस तरह के प्रॉमिस किए गए और इनके पार्टनर्स जो वहां पे किया, या नागालैंड में जिस तरह से इन्होंने पैसे के बल पर एक सत्ता का नंगा रानाज किया, मुझे लगता है लोगों को समझ में ये बात आ रही है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है हर व्यक्ति का कार्यक्षेत्र होता है, और नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो इंचार्जेस हैं उनका कार्यक्षेत्र है। अगर मैं स्टार प्रचारक थी तो मेरा कुछ कार्यक्षेत्र था। अभी आने वाले दिनों में आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट भी वहां जाते हुए दिखेंगे, और राहुल जी की भी विजिट दिखेगी। लेकिन मुझे लगता है कि हर जगह एक ये भी मुझे लगता है ये थोड़ी मानसिकता भी कांग्रेस को भी बदलनी चाहिए, और कांग्रेस से ज्यादा कमेंटेटर्स को भी बदलनी चाहिए, कि हर जगह ही राहुल जी और प्रियंका जी जब तक नहीं जाएंगे तब तक माहौल नहीं बन रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। मुझे लगता है कि माहौल जो है वो मुद्दे बनाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे बहुत बड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट को आपने अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट में असम और मिजोरम में गोलीबारी चल रही है। किस मुंह से गृह मंत्री जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में? तो ये पूछना चाहती हूँ। एक बार जाकर पूछते हैं कि असम और मिजोरम में गोलियां चल रही है, एक बार पूछते हैं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में तलवारें तनी हुई है। ये गृह मंत्री है हमारे, गृह मंत्रालय को छोड़ के बाकी सारे काम कर लेंगे। मतलब समझ में नहीं आता इन लोग की बातें। चलते चलते बस एक मुद्दा बड़ा है, लेकिन सवाल मेरा छोटा सा है कि सीए का मुद्दा नॉर्थ ईस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट था अभी से 2-3 साल पहले। इस चुनाव में ना तो भाजपा उसको बहुत पुश कर रही है, ना ही विपक्षी बहुत पुश कर रहे हैं। वो सीए का मुद्दा क्या हुआ, खत्म हो गया है? बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। हम हमेशा से उसके खिलाफ थे, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी उसके खिलाफ है, तो ये बोल नहीं पा रहे। सीए को तो आए हुए 3.5 साल हो गए, अभी तक रूल फ्रेमिंग क्यों नहीं हो पाई? सरकार बैकफुट पे, काले कानून तो इनको वापस लेने पड़ते, लेकिन सीए पे इनको लग रहा है कि चुप्पी करके ये निकल जाएंगे। आई डोंट थिंक ऐसा होगा। आपका सीए पे असम में एक स्टैंड रहेगा, आपका सीए में बंगाल पे दूसरा स्टैंड रहेगा, आपका सीए पर नागालैंड में तीसरा स्टैंड रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम एब्सोल्युटली अगेंस्ट एनी एनआरसी एंड सीए है। आप अपना स्टैंड क्लियर करिए, और अगर आपका स्टैंड क्लियर है तो 3.5 साल में अभी तक रूल्स क्यों नहीं बने? क्योंकि आप जानते हैं कि सीए जैसा मुद्दा देश में बहुत बहुत उद्वेलित कर सकता है लोगों को, और आप खुद बैकफुट पर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी हमसे बात करने के लिए, और जल्दी ही बात करेंगे। जी, आपकी बात थोड़ा समय निकाले। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू।